जमशेदपुर में सन्नाटा पसरा हुआ है। सांप्रदायिक हत्याओं और लूट के 2 दिन बाद चलते हुए जीवन की आहट अगर मिलती है तो सिर्फ पुलिस, नेताओं और गिद्धों से, जो लाशों को धीरे धीरे चुग रहे हैं। वैसे कोई भी त्रासदी हो, ये तीनों सबसे पहले पहुंचते हैं। हालांकि इन तीनों में अगर कोई है जो अपना काम मुस्तैदी से करता है तो वो गिद्ध हैं। नेता, पुलिस और प्रशासन तो सिर्फ पसीना पोंछ रहे हैं और कर्पूरी ठाकुर वो सर्किट हाउस में बैठे अपनी थकी हुई आंखों और 3 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी लिए पुराने मित्र राजनारायण के बयानों पर पर्दा डालने में लगे हैं। ये शब्द हैं इंडिया टुडे मैगजीन में 1979 के जमशेदपुर दंगों के बाद छपी सुनील सेठी और फरजंद अहमद की रिपोर्ट से। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को रायबरेली से हराने वाले राजनारायण ने जमशेदपुर दंगों के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था। वैसे जनसंघ के धड़े ने और जनता पार्टी के एक बड़े कुनबे ने राजनारायण की बयानबाजियों को मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के बीच अदावत की खाई को चौड़ा करने के लिए जिम्मेदार बताया था। और दर्शकों को याद ही होगा, जो पुराने दिनों के हैं, कि इन्हीं हरकतों के चलते राजनारायण को और उनके राजनीतिक आका चौधरी चरण सिंह को मोरारजी देसाई ने एक दफा कैबिनेट से बाहर भी कर दिया था। चरण सिंह तो लौटे, बतौर उप प्रधानमंत्री लौटे, साथ में बाबू जगजीवन राम का भी प्रमोशन हुआ, लेकिन राजनारायण को कैबिनेट बर्थ नसीब नहीं हुई और उसके बाद से उनकी बयानबाजियां तेज हो गईं। चौधरी चरण सिंह का खेमा जनसंघियों से नाराज भी था, क्योंकि उनको दुरुस्त बैकिंग नहीं मिली थी, वैसी बैकिंग जैसी 77 में मिली। लेकिन आज कहानी ठिठकी है कर्पूरी ठाकुर पर। कहते हैं कि जमशेदपुर दंगों ने कर्पूरी ठाकुर से मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करवा दी, लेकिन उनके इस्तीफे की कहानी सिर्फ इन दंगों ने नहीं लिखी थी। 1977-78 में कर्पूरी का ओबीसी आरक्षण लागू करना केंद्र तक शॉकवेव भेज रहा था। ऐसे में क्या टूटते बिखरते जनता अलायंस और देश में इंदिरा की धीरे धीरे हो रही वापसी के बीच कर्पूरी का मुख्यमंत्री पद से हटना एक किस्म का कोलेट्रल डैमेज था। ये पूरी कहानी क्या है, आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप देख रहे हैं तहखाना, इंडिया टुडे हिंदी का वो शो जिसमें हम लेकर आते हैं हमारी मैगजीन में छपी पुरानी कहानियां नए संदर्भों के साथ। आज इस शो के बिहार चैप्टर में हम लेकर आए हैं मैगजीन के 31 दिसंबर 1978 के अंक की कवर स्टोरी, जिसका शीर्षक था बिहार इज बर्निंग। उस दौर से जब बिहार में जन्मा जनता आंदोलन दम तोड़ रहा था। इंडिया टुडे के लिए इस रिपोर्ट को तैयार किया था पत्रकार और लेखक जनार्दन ठाकुर ने, और तस्वीरें ली थी प्रमोद पुष्करना ने। इसके साथ ही जिक्र करेंगे 1979 में 15 मई के अंक में छपी जमशेदपुर दंगों के बाद की रिपोर्ट, जिसे लिखा था सुनील सेठी और फरजंद अहमद ने। पर सबसे पहले समझते हैं पृष्ठभूमि। 1975 में इमरजेंसी लागू होने के बाद देश में राजनीतिक उथल-पुथल थी। 1974 में बिहार के गर्भ से जन्मा संपूर्ण क्रांति आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कई बरस बाद का देश का सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन होने वाला था। 1976 में देश में सामान्य चुनाव होने थे, लेकिन वो टाल दिए गए एक संविधान संशोधन के जरिए। लेकिन 1977 की शुरुआत तक इंदिरा का सिंहासन डोलने लगा था और विरोध चौतरफा हो रहा था। इसे देखते हुए इंदिरा ने लोकसभा भंग कर दी, देश में लोकतंत्र की वापसी हुई और पहली मर्तबा कांग्रेस सामान्य चुनाव, आम चुनाव हारी और विपक्षी गठबंधन की सरकार बनी। इस गठबंधन का नाम था जनता पार्टी और प्रधानमंत्री थे इसके मोरारजी देसाई। नई सरकार ने सत्ता संभालते ही 10 ऐसे प्रदेश जहां पर कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों की सरकार थी, वहां की राज्य सरकारों को ये कहते हुए भंग कर दिया कि इनके पास शासन का नैतिक आधार नहीं बचा है। इसके बाद इन राज्यों में चुनाव हुए और हिंदी पट्टी के जो राज्य थे वहां से कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया। इसी लहर में बिहार की विधानसभा की 324 सीटों के लिए, याद रखें दर्शक, तब बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ था,
उसके लिए आपको 2000 तक का इंतजार करना है। तो तब बिहार में थी 324 सीटें, जिनमें से 311 सीटों पर जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और 214 सीटों पर विजय हासिल की। और इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर की मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में ये दूसरी पारी होने वाली थी। पहली पारी की कहानी भी रोचक है, जब वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी कि संसोपा के साथ थे और तब भी जनसंघ और कांग्रेस यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन इस गठजोड़ की गांठें ढीली थीं और 6 महीने में सरकार गिर गई थी। ये किस्सा फिर कभी, लेकिन अभी हमारा फोकस उनकी दूसरी पारी पर है। इस बार कर्पूरी ठाकुर के पास मौका था कि वो सीएम के तौर पर वो कर दिखाएं जो पहली पारी में नहीं कर पाए, और इसमें उनकी प्राथमिकताओं पे सबसे ऊपर था पिछड़ों के लिए आरक्षण, ओबीसी रिजर्वेशन। लेकिन बिहार के लोगों के बीच भारी लोकप्रियता और नेताओं में अच्छी पैठ के बावजूद कर्पूरी के लिए ये राह आसान नहीं होने वाली थी। और इसके संदर्भ को समझने के लिए आपको समझना होगा कि उनके साथ इस सत्ता के दावेदार कौन थे। सीएम की कुर्सी के लिए 77 में कर्पूरी ठाकुर का मुकाबला था सत्येंद्र नारायण सिन्हा से। जनता अलायंस के कांग्रेस और धड़े से आने वाले सिन्हा इमरजेंसी के विरोध में इंदिरा से अलग हुए थे और जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। सिन्हा तथाकथित खानदानी आदमी थे, जाति से राजपूत। लोग उन्हें छोटे साहब बुलाया करते थे। उनके पिता अनुग्रह नारायण सिन्हा महात्मा गांधी के करीबी रहे थे और बिहार के डिप्टी सीएम के साथ साथ आज़ादी से 1957 तक वित्त मंत्री भी रहे थे। यूं सत्येंद्र नारायण सिन्हा का पारिवारिक बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा और बिहार का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखना उनके लिए बेमानी नहीं था। लेकिन उनके सामने था एक गरीब, वंचित, हजाम परिवार से आने वाला व्यक्ति जिनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। इंदिरा के खिलाफ कभी एकजुट हुई जनता पार्टी अंदर ही अंदर जातिवाद से ग्रसित थी और बिहार के धड़े में भी सिन्हा बनाम ठाकुर होने लगा। पत्रकार संतोष सिंह और आदित्य अनमोल अपनी किताब द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस में लिखते हैं, 45 राजपूत विधायकों के समर्थन के साथ सिन्हा ने मुख्यमंत्री पद के लिए कर्पूरी को चुनौती दी। बकौल आर फ्रैंकेल और एमएसए राव केंद्र की तरफ से इशारा किया गया कि बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय लोकदल तय करेगा, बीएलडी तय करेगा, यानी चौधरी चरण सिंह का जो खेमा है जनता पार्टी के भीतर वो तय करेगा। दर्शक याद रखें, जनता पार्टी के नाम से पार्टी तो बन गई थी, लेकिन 77 के लोकसभा चुनाव में चुनाव निशान भारतीय लोकदल का था, हलदर किसान। जनसंघ को इस बंटवारे से स्थानीय स्तर पर कुछ बेचैनी हो रही थी, लेकिन ये केंद्र में हुआ समझौता था जिसमें जनता पार्टी के जनसंघ धड़े के पास हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सदारत आई थी, यानी मुख्यमंत्री का पद आया था, और हरियाणा, यूपी, बिहार भारतीय लोकदल खेमे के हिस्से में आए थे। ऐसे में दिल्ली से निर्देश दिया गया लाल कृष्ण आडवाणी और उनके भी राजनीतिक बॉस अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से, और ये दोनों ही तब मोरारजी देसाई सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। बिहार के जनसंघ के विधायकों को निर्देश दिया गया कि आपको सिन्हा बनाम ठाकुर में कर्पूरी ठाकुर को चुनना है। यानी ये लगभग तय था कि कर्पूरी ही जनता पार्टी के विधायक दल के नेता और फिर इसी हैसियत से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन पार्टी के भीतर के मतभेदों ने माहौल को आखिरी वक्त तक गर्म रखा और वोटिंग की नौबत तो आ ही गई। पटना के ब्रजकिशोर मेमोरियल हॉल में 235 विधायक जुटे और वोटिंग चालू हुई। ठाकुर को 144 वोट मिले, इसमें भारतीय लोकदल खेमे के 50 और जनसंघ के 68 वोट शामिल थे। वहीं सिन्हा को 84 वोट मिले, जिसमें 45 राजपूत विधायकों का अगड़ी जाति का सबसे बड़ा ग्रुप भी शामिल था, लेकिन कुल संख्या में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। बहरहाल इसके बाद कर्पूरी ठाकुर ने गांधी मैदान में हजारों की भीड़ के सामने 24 जून 1977 को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। सामने जो भीड़ थी उस व्यक्ति की आंखों में जेपी के हाथों रोपा गया क्रांति का, संपूर्ण क्रांति का सपना था। कर्पूरी के वास्ते 144 विधायकों का साथ आना एक ऐसी दीवार का खड़ा होना था जो कच्ची थी, जिसे सिर्फ एक बारिश का इंतजार था जिसमें रंग उतरता और फिर मौसम आते ही ये भरभरा कर
गिर पड़ती। ये बारिश आई आरक्षण के रूप में। दरअसल 1972 में इसकी पटकथा लिखी गई। तब दलित समाज से आने वाले भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की सरकार में। मुख्यमंत्री के तौर पर 3 छोटे छोटे कार्यकाल वाले पासवान का ये आखिरी कार्यकाल साबित होना था, लेकिन कुर्सी से हटने के 1 महीने पहले उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया। बिहार के दिग्गज दलित नेता और विधायक और मंत्री रहे मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया। इसका काम था बिहार की पिछड़ी जातियों की स्टडी करके उनकी बेहतरी के लिए सरकार को सुझाव देना। मुंगेरी लाल आयोग ने बिहार में 128 पिछड़ी जातियों की पहचान की और इनमें से 94 जातियों को अति पिछड़ा यानी मोस्ट बैकवर्ड बताया। अति पिछड़ा वर्ग के साथ साथ महिलाओं और अगड़ी जाति के गरीबों के लिए भी आरक्षण की सिफारिश की गई। ये रिपोर्ट 1976 में सरकार को सौंपी गई, लेकिन तब कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री थे। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे से किनारा कर लिया और ये फाइल धूल खाने लगी। उनको लगता था कि पिछड़ी जातियों की अगर आर्थिक मदद की जाए तो मामला सुलझ जाएगा, उन्हें आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। ये जगन्नाथ मिश्र का तर्क था। पर अगले साल सत्ता में तब्दीली होती है, कर्पूरी ठाकुर आते हैं और उन्हें ये तर्क स्वीकार नहीं था। उनकी राजनीति और आदर्श दोनों ये इशारा कर रहे थे कि आरक्षण के बिना आमूल चूल बदलाव संभव नहीं है। 29 जून 1977 को जनता पार्टी की सरकार ने इसी भावना के वशीभूत ओबीसी वर्ग के लिए बिहार में 26% आरक्षण की घोषणा की। ये एससी और एसटी के लिए पहले से मौजूद क्रमशः 14 और 10% आरक्षण के ऊपर था। इस तरह आरक्षण 50% हो गया। इस घोषणा के बाद पिछड़ी और अगड़ी जातियों के बीच खुलेआम टकराव होने लगा। असलहों का इस्तेमाल, आगजनी और तोड़फोड़ भी। बिहार जातिगत दंगों के अपने सबसे बदसूरत दौर में चला गया। अब तक ये कोई छिपी बात नहीं थी कि सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे ऐसी ही किसी घटना का इंतजार कर रहे थे कर्पूरी ठाकुर से हिसाब सुलटाने के लिए। मुख्यमंत्री पद छूट जाने का घाव अभी तक भरा नहीं था। सिन्हा के वफादार विधायक उन्हें आज भी अपना नेता मानते थे और वो इसे पार्टी के अंदर अब सत्ता हासिल करने के एक मौके के तौर पर देख रहे थे। जाहिर है ऐसे नाजुक मौके पर पार्टी में दोफाड़ होने में वक्त नहीं लगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट श्यामानंद सिंह मार्च 1991 में इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए अपने एक पेपर में लिखते हैं, सदन में पिछड़ी जातियों से आने वाले विधायकों की संख्या 94 थी, लेकिन उन पर भी कर्पूरी को पूरी तरह भरोसा नहीं था। न ही उस वक्त वे एससी एसटी और मुसलमान विधायकों की राय टटोल पा रहे थे। इसलिए आरक्षण के इस विधेयक को बिना वोट कराए एक अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस के जरिए पारित किया गया और फिर लागू किया गया। आनन फानन में लागू मुंगेरी लाल कमीशन के इस फैसले के बाद बिहार में आगजनी बढ़ती रही और इसकी आंच केंद्र तक पहुंचने लगी। हालात बेकाबू होते देख जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बाद में प्रधानमंत्री बनने वाले थे, ऐसे चंद्रशेखर ने मोरारजी देसाई की कैबिनेट के लॉ मिनिस्टर शांति भूषण, ये जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और कभी आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं, ऐसे प्रशांत भूषण के पिता हैं। ये नई पीढ़ी के लिए रेफरेंस है। पुरानी पीढ़ी के लोग शांति भूषण को जानते हैं। वो जनता पार्टी में रहे और भारतीय जनता पार्टी में भी रहे 1986 तक, 1980 में उसके गठन के बाद से। बहरहाल शांति भूषण के नेतृत्व में प्रदेश का जायजा लेने के लिए 8 कैबिनेट मंत्रियों के साथ और बिहार के दोनों धड़ों के विधायकों के साथ दिल्ली में एक लंबी बैठक हुई और अंततः ये तय पाया गया कि 26% आरक्षण तो दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ ओबीसीज को नहीं, एक नए किस्म की सब कैटेगरीज बिल्ड की गई। और इसका फॉर्मूला क्या था? 12% आरक्षण दिया जाएगा मोस्ट बैकवर्ड क्लास को, 8% आरक्षण दिया जाएगा बैकवर्ड क्लास को, 3% आरक्षण दिया जाएगा इकोनॉमिकली बैकवर्ड अपर कास्ट को या जनरल क्लास को, और 3% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। कुल ये भी 26% होता है। अप्रैल 1978 में लागू किए गए इस फैसले को आने वाले वर्षों में आरक्षण के कर्पूरी मॉडल की तरह याद रखा गया। जनता पार्टी का मकसद था कि ये समावेशी आरक्षण मॉडल जो अगड़ी जाति के विधायक हैं उन्हें भी संतुष्ट रखेगा, महिलाओं के बीच एक संदेश भेजेगा और जो पिछड़ों में भी सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं उन तक आरक्षण के ज़्यादा लाभ, ज़रूरी लाभ पहुंचा पाएगा। पर इन तमाम कोशिशों के बावजूद कर्पूरी ठाकुर की राह आसान नहीं हुई और ना ही बिहार की स्थिति सुधरती दिखी।
जनार्दन ठाकुर इंडिया टुडे के लिए लिखते हैं, गरीबी और बेरोजगारी का दोहरा अभिशाप हर जगह नुमाया है। हर 5वें 6ठे आदमी के हाथ में या तो बम है या कट्टा। बेकाबू जानवर की तरह बर्बादी पर उतारू युवा कहता है, हर दिन एक बस जलाना हमारा लक्ष्य है। ठाकुर आगे लिखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ठप है। कर्पूरी ठाकुर प्रशासक के तौर पर अयोग्य साबित हुए हैं। जैसे फाइलें लेकर एक डाक बंगले से दूसरी तरफ भागते रहना ही उनका काम रह गया है। इंडिया टुडे के अरुल बी लुइस ने जब कर्पूरी ठाकुर से यही सवाल पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं सुधर रहा, तो उनका जवाब था, हाँ आरक्षण को लेकर काफ़ी प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हालात इतने बुरे हैं, खासकर तब जब आप इसकी तुलना कांग्रेस के वक्त से करें। जनार्दन ने अपनी रिपोर्ट में आगे लिखा, सन 77 का महात्मा मानो अब राजनीतिक गिद्धों के हाथों रोज मारा जा रहा है। बिहार आंदोलन को मरे हुए भी अरसा हो गया। संपूर्ण क्रांति ने भ्रूण में ही दम तोड़ दिया है। जेपी याद रखिए 1974 की अपनी रैलियों में कहा करते थे इंदिरा गांधी के लिए कि द फ्राइटेंड लेडी ऑफ दिल्ली, और ये भी कहा करते थे कि हम सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए यहाँ नहीं है, व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन, और यहीं से संपूर्ण क्रांति का नारा आया। सत्ता मिल गई, संपूर्ण क्रांति नहीं हुई, और जिनको बाहर किया था वो इंदिरा गांधी बाहरी के 6 महीने बाद ही बिहार के बेलछी में पहुंचकर अपनी वापसी की पूर्व पीठिका रचने लगी थी। बेलछी कांड पर तहखाना के एक एपिसोड में हमने विस्तार से बात की है। यदि आपकी दिलचस्पी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। अब वापस मैगजीन की उस रपट पर आते हैं। इसमें सत्येंद्र नारायण सिन्हा से भी बात की गई। जनार्दन ठाकुर उनके लिए लिखते हैं, सिन्हा से मुलाकात उनके बंगले में होती है। लोग बताते हैं इस बंगले की एक एक ईंट भ्रष्टाचार के आरोप से दागदार है। वे आगे लिखते हैं, सिन्हा बार बार ठाकुर को गिराने का प्रयास करते आए हैं। सच तो ये है कि वे परेशान रहते हैं कि एक पिछड़ी जाति से, नाई जाति से आने वाला व्यक्ति राजपूत के दरबार में जिसकी औकात कुछ भी नहीं, वो अब तक उनके टुकड़ों पर जैसे पलते आए हों, आज अचानक सत्ता के शीर्ष पर कैसे पहुंच गए। सामंत शाही का घमंड अपने पीक पर। बहरहाल अपनी पार्टी के नेताओं से लगातार विरोध झेल रहे कर्पूरी ठाकुर से जब इस बारे में पूछा जाता है तो उनका जवाब क्या है, अच्छा है कि वे यानी पार्टी के नेता मुझ पर हमलावर हैं, क्योंकि मैं फौलादी आदमी हूं और इन सबसे लड़ सकता हूं। मेरी कोई जात नहीं है और मेरे विरोध में जो खड़े हैं वो कट्टर जातिवादी हैं। जातिवाद का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि उत्तरी बिहार के बाजितपुर गांव से लौटते हुए रोसड़ा में कर्पूरी ठाकुर जो मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर पथराव किया गया। 15 नवंबर 1978 को दरअसल इस गांव में एक सामूहिक रेप और लूट की घटना हुई थी। जो इंदिरा बेलछी के लिए भागी चली आई थी वो नहीं आई। इसे बाजितपुर कांड कहा गया। और बाजितपुर कांड के 11 दिन बाद क्या हुआ, 26 नवंबर 1978 को पड़ोस के समस्तीपुर के उपचुनाव के नतीजे आए। यहाँ से भी कर्पूरी को मजबूती नहीं मिली। ये चुनाव उनके लिए खास था क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले वो इसी समस्तीपुर की सीट से माननीय सांसद थे। 1977 के चुनाव में जीते थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सीट छोड़ी। ठाकुर ने यहाँ से जनता पार्टी के टिकट पर अति पिछड़ा कोयरी समाज से आने वाले अजित कुमार मेहता को उतारा। सीट पर इस जाति का बाहुल्य था और पूरे बिहार में कर्पूरी का और उनकी सरकार का प्रभाव। माना गया जनता पार्टी की राह आसान होगी। इसे ऐसे देखा जा रहा था जैसे कर्पूरी खुद चुनाव में दोबारा खड़े हों, मेहता का सिर्फ नाम हो। लेकिन मेहता को 2,43,554 वोट मिले, पर नजर गई जीत के मार्जिन पर जो घटकर सिर्फ 26,000 वोटों का रह गया था। विपक्ष में बैठी कांग्रेस आई ने आरोप लगाया कि जनता पार्टी ने बाई इलेक्शन में पूरी स्टेट मशीनरी झोंक दी। वहीं कर्पूरी ठाकुर इंडिया टुडे से बोले, दलित इस समुदाय को तब आधिकारिक रूप से हरिजन कहा जाता था, तो कर्पूरी ठाकुर के बयान में हरिजन शब्द इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ थे। इस जीत का मार्जिन कम से कम 2 लाख वोट था, लेकिन कांग्रेस आई कि कैंडिडेट तारकेश्वरी सिन्हा ने खुल्लम खुल्ला बूथ कैप्चर किया। इसके बावजूद हम जीत गए। इस हारनुमा जीत ने यह संदेश दिया कि जनता पार्टी की लहर अब शांत हो चुकी है। इसे इस बात से भी बल मिला कि कुछ दिन पहले यानी 9 नवंबर को जब चिकमंगलुरु, जिसे अब चिकमंगलुरु कहा जाता है, इसके उपचुनाव के नतीजे आए, तब 77,000 वोटों के मार्जिन से इंदिरा गांधी भी चुनाव जीत गई थी और उनकी लोकसभा में
वापसी हो गई थी। तो चिकमंगलुरु के नतीजे और उसके बाद समस्तीपुर के नतीजे जनता पार्टी के लिए संकेत अच्छे नहीं थे। लेकिन बरस बीत गया। नया बरस भी कुछ आसान नहीं था। मसलन अप्रैल 1979 का महीना उनके लिए मुसीबतों का नया पहाड़ लेकर आने वाला था। इस महीने के ब्यौरों पर जाएं, पर उससे पहले दिल्ली की एक खबर सुन लें। और खबर यह है कि कर्पूरी के सरपरस्त चरण सिंह को मोरारजी देसाई ने सरकार से बाहर कर दिया था। वो सूरज कुंड में अपना तंबू ताने हुए नाराजगियों और मोलभाव के बीच बैठे हुए थे। बहरहाल 11 अप्रैल 1979 की शाम को जमशेदपुर के जिला अस्पताल में अफरा तफरी के बीच सफ़ेद साड़ी में घूम रही एक नर्स इंडिया टुडे मैगजीन को जो बताती है, उससे आपको इस घटना का सब संदर्भ समझ में आ जाएगा। क्या कहती हैं वो नर्स? कोई गिनती नहीं है, 150 हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, कौन जाने। लाशें बोरियों में भरकर ऐसी हालत में अस्पताल पहुंची हैं कि गिनती कर पाना मुश्किल है। आधिकारिक आंकड़ों में 120 मौतों की पुष्टि हुई, जिसमें 79 मुसलमान और 25 हिंदुओं की पहचान हो गई। 350 से ज़्यादा घायल थे। और ये बवाल कब शुरू हुआ? 11 अप्रैल की दोपहर शुरू हुआ और 12 तारीख तक, 12 अप्रैल तक चला, एक दिन चला। क्या है बवाल? दक्षिण बिहार झारखंड के अस्तित्व में आने के पहले इस इलाके का यही नाम था। यहाँ रामनवमी के मौके पर झांकी निकालने की परंपरा रही है और इसे निकालने वाले समूहों को अखाड़ा कहा जाता था। जमशेदपुर में ऐसे 72 अखाड़े थे। इस बरस भी रामनवमी के दिन जमशेदपुर में तमाम समूह गाजे बाजे के साथ राम जी और उनके दरबार की यात्रा लेकर निकले। लेकिन एक विवाद था जो पिछले साल से शहर में कायम था। मानगो इलाके के 6 अखाड़े ऐसे थे जो रूट नंबर 14 से होकर गुजरना चाहते थे। ये रूट मुस्लिमों के इलाके आज़ाद बस्ती से होकर जाता था। प्रशासन ने बीते बरस इसकी इजाज़त नहीं दी थी। तब इन अखाड़ों ने पटना हाईकोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि आखिरी फैसला प्रशासन का होगा। प्रशासन से क्लियरेंस न मिलने पर अखाड़ा समिति ने 5 अप्रैल की यात्राएं कैंसिल कर दी और ये ऐलान किया कि सभी अखाड़े मिलकर अब 11 अप्रैल को एक साथ ये धार्मिक यात्रा निकालेंगे। इस बीच 7 अप्रैल को लोगों के बीच एक पैम्फलेट पहुंचता है जिसमें कहा जाता है कि प्रशासन हिंदुओं से उनका हक छीन रहा है। बहरहाल 11 अप्रैल को जब लोगों का जुटान हुआ तब 50-60 की भीड़ ही दिखी। इनमें से कुछ मुस्लिम भी थे। ऐसी खबरें आई। प्रशासन की ओर से बिहार मिलिट्री पुलिस तैनात थी। सब शांत जान पड़ता था। लेकिन 1 घंटे के भीतर ही शहर के बीचों बीच बहने वाली स्वर्णरेखा नदी के उस पार से 50,000 लोगों की भीड़ आई। अचानक एक ओर से जय बजरंगबली के नारे लगने लगे और दूसरी ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। फिर जो हुआ उसका अंदाज़ा आप जिला अस्पताल की नर्स की बात से लगा चुके हैं। इस दंगे के बाद कर्पूरी ठाकुर से बिहार के मुख्यमंत्री से जवाब मांगा जाने लगा, लेकिन इंडिया टुडे के मुताबिक वे इस पर टिप्पणी को तैयार नहीं हुए। कर्पूरी एक पॉलिटिकल भंवर में फंस चुके थे। अप्रैल के ही महीने में कई जनसंघ, कांग्रेस ओ और भारतीय लोकदल के मंत्रियों ने भी उनकी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। ये दबाव बनाने की कोशिश थी। 19 अप्रैल को ठाकुर ने खुद को फिर फ्लोर टेस्ट के बीच पाया और 135 वोटों से उनकी हार हो गई। 21 अप्रैल को यानी जमशेदपुर दंगों के लगभग 10 दिन बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज जितेंद्र नारायण की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया जो मामले की जांच करने वाली थी। और फिर कुछ घंटे बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। समय और सत्ता अपनी गति से चलते रहते हैं। 15 मई को जितेंद्र नारायण कमेटी ने रिपोर्ट जमा की। सितंबर 1981 में इसे पब्लिक किया गया। इस रिपोर्ट में आरएसएस, जिले के शीर्ष अधिकारियों और बिहार मिलिट्री पुलिस की कड़ी आलोचना की गई। रिपोर्ट जारी करते हुए उस समय के कांग्रेस नेता और बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि वे आरएसएस, जनसंघ और उसकी मजदूर विंग भारतीय मजदूर संघ की गतिविधियों पर केंद्र सरकार का ध्यान खींचना चाहेंगे। यहाँ आपको बता दें, रामनवमी के पहले 1 अप्रैल को जमशेदपुर में तत्कालीन आरएसएस प्रमुख बाला साहब देवरस की जनसभा थी जिसमें विपक्ष ने भड़काऊ भाषण के आरोप लगाए। वहीं जमशेदपुर ईस्ट से तत्कालीन जनसंघ विधायक दीनानाथ पांडे पर भी दंगे भड़काने के आरोप लगे। ये तो दंगे की रिपोर्ट की बात हुई जो कांग्रेस को सूट कर रही थी, तो उन्होंने पब्लिक भी कर दी। लेकिन इस्तीफे के बाद पटना और दिल्ली का तापमान क्या था? हरारत मोरारजी देसाई को भी महसूस हो रही थी। बिहार से 18 सांसदों ने जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और तत्कालीन डिप्टी पीएम चरण सिंह के
प्रधानमंत्री देसाई से संबंध यूं भी लगातार खराब हो रहे थे। 19 जुलाई 1979 के रोज चौधरी चरण सिंह और उनके साथियों ने जनता पार्टी सरकार से अपने गुट को अलग कर लिया। देसाई की सरकार अल्पमत में आ गई और गिर गई। कर्पूरी ठाकुर, राजनारायण और बीजू पटनायक जैसे तमाम नेताओं ने मिलकर जनता पार्टी सेकुलर का गठन किया। राजनारायण अपने धुर विरोधी संजय गांधी के साथ पहले से ही वार्ताएं कर रहे थे। कांग्रेस का बाहर से सपोर्ट मिला, पर चौधरी चरण सिंह लोकसभा की शक्ल भी नहीं देख पाए और फिर लोकसभा भंग हो गई। ये तो सत्ता की कहानियां हैं जो चलती रहेंगी, पर आज की कथा के केंद्रीय किरदार कर्पूरी ठाकुर का क्या? 1980 में कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर से जनता पार्टी सेकुलर के कैंडिडेट के तौर पर जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं और 1984 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं समस्तीपुर की सीट से। और तब दलित किसान मजदूर पार्टी, जिसे शॉर्ट में दमकेपा कहा जाता था, इसके कैंडिडेट के तौर पर लड़ते हैं। ये चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे। सहानुभूति की लहर कांग्रेस के साथ थी और इस लहर का चेहरा थे राजीव। कांग्रेस ने एक झटके में 400 से ज़्यादा सीटें लाकर इतिहास रचा था और समस्तीपुर, यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर ने हार कर इतिहास रचा था। ये उनकी जिंदगी की पहली चुनावी हार थी। इसके बाद 1985 में वो सोनबरसा से लोकदल के टिकट पर विधायक चुने गए, लेकिन अपना आखिरी टर्म बतौर विधायक पूरा नहीं कर पाए। 17 फरवरी 1988 को 64 बरस की उम्र में बिहार में विपक्ष के सबसे कद्दावर नेता कर्पूरी ठाकुर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 23 जनवरी 2024 को उनके जन्म के 100 बरस पूरे होने के ठीक एक दिन पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया। इस मौके पर मोदी ने कहा, वंचितों की बेहतरी के लिए उनकी अटूट कोशिश और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। और जनार्दन ठाकुर, उन्होंने कर्पूरी के इस्तीफे के 4 महीने पहले अपनी रिपोर्ट में एक बात लिखी थी, कर्पूरी ठाकुर ज़मीनी आदमी हैं, सादगी से भरे हैं, देसी हैं, पर उनके भीतर एक उथल पुथल है। उनसे ये अपेक्षा करना गलत होगा कि वर्षों से बीमार पड़े बिहार जैसे राज्य को वो पूरी तरह ठीक कर सके। और कर्पूरी के बाद क्या हुआ बीमार बिहार का, बताएंगे आपको तहखाना के आगे वाले एपिसोड्स में, जो आप तक पहुंचेंगे इंडिया टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक पेज और इंडिया टुडे की वेबसाइट के जरिए हर शुक्रवार रात 8 बजे। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।